बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट से रोज़ नई-नई खबरें आना शुरू हो गई हैं। जब से काज़ी साहब आए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। चीफ जस्टिस साहब ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए, उसके फिर उल्ट रिमार्क्स उन्हीं के आगे। काज़ी वर्सेस काज़ी जो हम एक टर्म यूज़ कर रहे थे, वो सिलसिला शुरू हो गया है। 17 बमुकाबला 342। ये मामला क्या है ज़रा बताएँ? आज के केस की समाअत में जो थी कि सुप्रीम कोर्ट के अमले जो है उसके तक मालूमात की रसाई जो है वो आम बंदे को चाहिए। केस तो वो था लेकिन काज़ी साहब अपने कल के रिमार्क्स और आज जो उन्होंने रिमार्क्स दिए दोनों ऐसे लग रहा है तज़ाद है उनमें बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपको याद होगा कि गुज़श्ता पीर को 25 सितंबर की ये तारीख बनती है और बल्कि उससे भी गुज़श्ता गुज़श्ता से भी जो पिछला हफ्ता था उसमें जब चीफ जस्टिस साहब ने पहला वर्किंग डे था उनका, तो उन्होंने वो केस फिक्स किया था। अब उसको उस केस की समाअत के दौरान हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स दिए गए और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मालूमात तक रसाई से मुतल्लिक ये केस था, ये शहरी थे मुख्तार अहमद। इन्होंने एक खत लिखा था 2021 में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और उनको कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी तादाद, उनकी तनख्वाहों और टोटल उनकी तादाद कितनी है, कितनी असामियां खाली हैं, कितनी खवातीन हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं और इसी तरह की जो दीगर थी तफसीलात थी कि जो जज साहिबान हैं उनके घरों पर तज़ीन व आराइश के लिए जो अखराजात आए हैं, मुझे उन अखराजात की तफसीलात दरकार है। तो उस पर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने वो मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। तो मुख्तार अहमद साहब ने जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें दरखास्त दायर कर दी। इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब उनका मौक़िफ़ सुना तो फैसला उनके हक में दिया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि आप दरखास्त गुजार को ये तमाम तफसीलात जारी करें। लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो तफसीलात जारी करने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला था उसको चैलेंज कर दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच था, उस बेंच ने इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला था उसको कलअदम करार देते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हक में फैसला सुना दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्तार अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट आ गए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसको हुक्म दे कि वो जो मतलूबा मालूमात मुझे दरकार है वो तफसीलात मुझे फराहम करे। तो आज ही इस केस की समाअत थी और आज ही ये केस की समाअत अब मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और जो दरखास्त गुजार हैं उनको कहा है कि आप 15 रोज के अंदर अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। केस की समाअत के दौरान बड़े अहम नुकात दरखास्त गुजार की जानिब से उठाए गए। वो जाती हैसियत में पेश हुए और जाती हैसियत में पेश होने के बाद उन्होंने खुद दलाइल दिए और दलाइल के ऊपर, कानून के ऊपर, आइन के ऊपर हमने देखा कि वो बहुत बेहतरीन उनकी ग्रिप थी। एक बिल्कुल मंझे हुए वकील की तरह उन्होंने दलाइल दिए और कई मौके पर हमने ये भी देखा कि उनके दलाइल इतने बेहतरीन थे कि चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर 2 जज साहिबान थे, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला, वो भी उनके उसके दलाइल से लाजवाब हो रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा था। लेकिन इसी केस की समाअत के दौरान हमने कुछ मुतज़ाद बातें भी नोट की। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान जब फुल कोर्ट बैठी थी, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी जो आज उनकी दी गई ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल मुतसादिम और मुतज़ाद हैं। मिसाल के तौर पर फुल कोर्ट के जो बेंच था उसके दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और जो दीगर तमाम जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस होते हैं बशमूल चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन 17 जजेस पर मुश्तमिल है, सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये चीफ जस्टिस साहब की अपने उनकी राय कहें, इसको उनकी ऑब्जर्वेशंस कहें, रिमार्क्स कहें, ये उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जो फुल कोर्ट समाअत थी उसमें दिए। आज इस केस में चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये भी रजिस्ट्रार भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्लस दीगर जजेस प्लस रजिस्ट्रार पर मुश्तमिल है।
तो वो जो तशरीह वो पिछले केस में कर रहे थे, इस केस में वो उससे बिल्कुल मुतज़ाद जा रहे हैं। अब आईन पाकिस्तान में अगर आप देखें, तो आईन में सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोज़िशन है वो यही है, चीफ जस्टिस प्लस जो दीगर जजेस हैं। तो अब यहाँ पर तो ना तो इसमें रजिस्ट्रार साहब का कोई ज़िक्र है और ना ही आईन के अंदर इसका कोई हवाला है। रजिस्ट्रार साहब के बारे में जो दरख्वास्त गुज़ार थे मुख्तार अहमद साहब, उनका ये मौक़िफ़ था कि रजिस्ट्रार का जो ऑफ़िस है, ये एक इंतज़ामी ऑफ़िस है और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वफ़ाक़ पाकिस्तान के दीगर जो वफ़ाक़ी इदारे हैं, जैसे जो एग्ज़ेक्टिव के मतहत आते हैं, उसी तरह ये रजिस्ट्रार ऑफ़िस का भी वो ऑफ़िस है, जो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग है और सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर को देखता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ही ये हिस्सा है। तो अब हम देखें ना कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदयाल साहब, उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगता था कि उन्होंने आर्टिकल 63 ए की तशरीह के दौरान आइन को रीराइट कर दिया। तो यहाँ पर तो आइन को रीड-राइट करने से भी बात आगे निकल गई है और यहाँ पर आइन के ऊपर एन्क्रोचमेंट का एक जो अंसर है, वो हमें नज़र आता है कि वो जज साहिबान जो एक साबिक अपने कुलीग को, अपने चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाते थे, वो खुद आइन के एन्क्रोचमेंट में मुलव्वस पाए जा रहे हैं और आइन के अंदर रजिस्ट्रार साहब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही नहीं है, उनका ज़िक्र ही नहीं है और इन्होंने आज आइन के जो रजिस्ट्रार है, उनको सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्ती हिस्सा बना दिया है। और उसकी वजह सिर्फ एक है कि वजह यही है कि अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अलग हुए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की वो तमाम तफसीलात जो इन दरखास्त गुजार साहब ने जो मांगी है वो फिर उनको जारी करना पड़ेगी। फिर इसमें हमें एक और चीज नजर आई और वो चीज ये थी कि आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के दौरान ही और जो नैब तरामीम वाला केस था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, उसमें तरमीम भी कर सकती है, उसमें उसको हज़फ भी कर सकती है, उसको वापस भी ले सकती है, ये सारा इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। तो अगर नैब तरामीम पार्लियामेंट ने की है तो इसको इसमें सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही इसी तरह का मौक़िफ़ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसमें भी था, चीफ जस्टिस का भी और दीगर जो उनके ब्रदर जजेस हैं उनका भी, कि पार्लियामेंट ने एक कानून साज़ी की है और उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए क्योंकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के मामले के ऊपर वकला तंजीमों की जानिब से तो कई बार मुतालबात सामने आ रहे थे और गुज़श्ता कई सालों से मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहिबान भी इसी हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तरह चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए। अब ये आप देखें कि उन 2 कवानीन की हद तक तो हमें ये चीज़ नज़र आती है और ये यहाँ तक कहा गया कि जो गैर मुंतखब 17 गैर मुंतखब जजेस हैं, वो 342 मुंतखब अराकीन के जो मंजूर करदा कानून साज़ी है, उसको कैसे कलअदम करार दे सकते हैं? तो अब यहाँ जो ये वाला केस है, मालूमात तक रसाई का मामला है, अब इसमें देखें कि इंफॉर्मेशन कमीशन ने फैसला दिया और वो फैसला था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कानून है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके तहत दिया गया। तो एक कानून की ये तौसीक कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, उसकी तकरीम कर रहे हैं, उसका एहतराम कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी जो है वो जमात की जानिब से और ऐसी हुकूमत की जानिब से बनाया गया और उससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला आया। जबकि जो दूसरी तरफ ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाला कानून है, अब अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत ये हुक्म दिया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दरखास्त गुजार को मालूमात फराहम करे, तो फिर आप उस कानून की भी उतना ही एहतराम करें, उतनी तकरीम करें क्योंकि वो कानून भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ है। आप एक कानून को अच्छा कह रहे हैं, उसको सगा कानून करार दे रहे हैं, जबकि दूसरे कानून को आप सौतेला कानून बना रहे हैं और उसको जो है वो अब खुद से दूर झटक रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं। तो ये तज़ाद जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर पार्लियामेंट एक है, उसके बनाए हुए कानून जो है वो इंतहाई काबिल एहतराम और तकरीम का जो है वो हकदार हैं, तो फिर आप तमाम कवानीन को उसी तरह हकदार ठहराएँ। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को जो है वो उसकी तकरीम कर रहे हैं, उसका एहतराम कर रहे हैं, लेकिन ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है उसको आप नहीं कर रहे क्योंकि उसमें फिर मुमकिना तौर पे उन तमाम जजेस के आपको तफ़सीलात जारी करना पड़ेंगी कि गुज़श्ता 5 साल या 10 साल के दौरान जजेस के जो मकान है, जजेस कॉलोनी के अंदर उसकी तज़ीन व आरائش पर, उसकी उनकी रेनोवेशन पर कितने अखराजात है, कौन से जज के पास कौन-सी गाड़ी है, उन गाड़ियों के हवाले से तफ़सीलात आपको देना पड़ेंगी।
फिर मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से देना पड़ेंगी। हमने ये जो गुज़श्ता अभी बजट गुज़रा है जून के दौरान, इसमें हमने एक बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल हमने देखी कि सुप्रीम कोर्ट का जो टोटल बजट है, वो तकरीबन कोई 3 अरब से ज़्यादा का सालाना बजट है। और उस 3 अरब के सालाना बजट में जो तनख्वाहें हैं सुप्रीम कोर्ट के मुलाज़मीन की, वो तकरीबन कोई 66 करोड़ रुपए बनती हैं। जबकि जो तनख्वाहों के अलावा जो दीगर मराहत हैं, मुख्तलिफ मराहत हैं जिसमें अलाउंसेस और दीगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी जो रकम है वो तनख्वाहों से 3 गुना से भी ज़्यादा बनती है। यानी वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 अरब और 17 करोड़ रुपए की रकम बनती है। जो हुँ, बरात हैं, बरात अलग है और तनख्वाहें जो हैं वो अलग हैं। तनख्वाहों की मद में जो सालाना बजट बनता है, वो बनता है तकरीबन कुछ 66 करोड़ रुपए। जबकि जो मरात है उसका बजट बनता है सालाना तकरीबन 2 अरब और 17 करोड़ रुपए। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि 3 गुना से ज़्यादा मरात ली जा रही हैं और एक ऐसा मुल्क जहाँ पर अवाम जो है वो बिजली के इतने भारी बिल बर्दाश्त कर रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है, उसके जो अमला है, वो लाखों में और अरबों में, करोड़ों में, अरबों में तनख्वाहें ले रहा है, मरात ले रहा है। तो ये जब सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी, फ़राहम की जाएगी, तो उसकी वजह से फिर लाज़मी तौर पर पब्लिक का एक बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है। तो मेरे ख़्याल में फिर इसी वजह से जज साहबान ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला है, इसको यहीं दबा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने रूल्स खुद बनाए। और एक और अहम बात जो मैंने आज ऑब्ज़र्व की, आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के दौरान वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने एक नुक्ता उठाया था और उससे पहले हमने वो नुक्ता उठाया था। हमने कहा था इसी तरह विलाग के दौरान कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो कानून साज़ी हुई है, अगर उसको वाक़ई इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो इंतज़ामी फुल कोर्ट इजलास बुलाए और उसके अंदर वही कानून के जो कानून साज़ी की गई है, जो शिकें हैं, उसको अपने इंतज़ामी तौर पे उसको अपने रूल्स का हिस्सा बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दे। और सही कानून को समझती है कि ये पार्लियामेंट ने अदलिया की आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की है, तो उसको कलअदम करार दे दे। तो आज हमें वो तासुर मिला कि सुप्रीम कोर्ट शायद अब ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है, अब इसको वो बुनियाद बनाकर वो मुमकिना तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का भी उसी तरह फैसला दे सकती है। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान कहा कि जो कानून साज़ी है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का मामला है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के अंदर अमेंड करके कोई ऐसी नए रूल्स कोई उसके अंदर शामिल कर दे कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे उस पर इंफॉर्मेशन फ्राहम की जा सकेगी, क्या-क्या इंफॉर्मेशन फ्राहम की जाएगी, उसके कौन-कौन से कोई रूल्स या रेगुलेशंस बनाने हैं, कौन से पैरामीटर्स तय किए जाने हैं, तो ये हम इंतज़ामी तौर पर कर सकते हैं। तो फिर उस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकती है। तो यहाँ से फिर मुझे ये तासुर मिलता है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है, उसमें भी यही नुक्ता है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए। ये बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह बात है। मुतालबा वकला तंज़ीमों का भी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो जज साहिबान हैं, वो भी ये मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए। तो फिर ये मेरे ख्याल में एक बुनियाद बनती हुई हमें नज़र आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन कानून से मुतल्लिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले सही मामले पर भी वो कानून उस कानून के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बनाए जा सकते हैं। तो ये अब 3 तारीख को इस केस की समाअत होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को कलअदम सही करार देती है या उसके तहत ये रूल्स बनते हैं और ये हर जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, ये रेगुलेट होते हैं। तो ये हमें कुछ चीज़ें हैं जो आज इस केस की समाअत के दौरान कुछ बेहतरीन और समझें कि इस केस की पूरी समाअत की जो कार्रवाई है, जो अहवाल है, ये उसका मग़ज़ है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के अपने कौल व फ़िल में हमें एक शदीद तज़ाद नज़र आ रहा है और दूसरी जानिब जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए भी एक ऐसा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग मिल सके और सुप्रीम कोर्ट ये कह सके जी कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं की जा सकती। हम सही चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वो हम खुद करेंगे, इंतज़ामी तौर पर अपने रूल्स अमेंड करके करेंगे। वो किसी और को हम बाहर से ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाने की कोशिश करे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। आज पूरे विलाग में लोगों की फ़रमाइश पर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ना ही सवालात बहुत किए। शुक्रिया, बहुत ठीक है? शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कमेंट्स बॉक्स में अब इस फ़ेल की मेरे भी तारीफ़ आएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।